हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो क्लास 10th के हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी बुक का 12th चैप्टर जिसका नाम है विद्युत धारा। इससे पहले वाला जो पार्ट 1 था इस वीडियो का, उसमें हमने किया विद्युत धारा का इंट्रोडक्शन, विद्युत धारा क्या होता है। इसके बाद में हमने किया ओम्स लॉ, और अब इस वीडियो में हम करेंगे चालक का प्रतिरोध। हमने पढ़ा था ओम्स लॉ तक। ओम्स लॉ क्या होता है स्टूडेंट? वी और आई यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, इसका विभवांतर और जो आपका विद्युत धारा होती है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि जैसे जैसे हम विभवांतर को बढ़ाएंगे, जो विद्युत धारा है वो भी इसके लीनियर जो है बढ़ती जाएगी, इसके साथ साथ बढ़ती जाएगी। तो इससे हमें पता चला था कि जो किसी चालक के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वी, वो समानुक्रमानुपाती होता है किसके? आई के। आई क्या है? चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। समानुपाती का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे जैसे आई को बढ़ाएंगे, वी को बढ़ाएंगे, आई भी बढ़ेगा, वी को कम कर देंगे तो आई भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कम हो जाएगा। इसके बाद में हमने किया था कि ये जो समानुपाती का साइन है इसको हटाएंगे और इक्वल टू का लगाएंगे ना, तो यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू का, एक स्थिरांक का यूज करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ भी करेंगे आर और लिख दिया आई का आई सेम। तो जो आर है ना, वो आर क्या था? स्थिरांक था, जो क्या था? चालक का, जिसको नाम दिया था चालक का प्रतिरोध। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे, चालक के प्रतिरोध के बारे में। तो स्टूडेंट, चालक का प्रतिरोध क्या होता है आपको नॉर्मली बता देते हैं। जैसे आपका कोई चालक है, चालक का मतलब कोई तार है, कोई वायर है, ठीक है। अब ये जो चालक होता है ना, इस चालक में से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने का मतलब जब इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है ना वो प्रवाहित होते हैं, तो ये जो चालक होता है उन इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह का क्या करता है? अवरोध करता है। उनके प्रवाह में रुकावट बनता है स्टूडेंट। वो किसी तरह का हो सकता है कि चालक के अंदर जो अणु हैं, परमाणु हैं, वो उन इलेक्ट्रॉन जो उनके टकरा रहे हो, या इलेक्ट्रॉन जो आपस में टकरा रहे हो जिनके कारण अवरोध हो रहा हो, तो वो अवरोध किसी वजह से हो सकता है स्टूडेंट। और ये सभी चालकों में अलग अलग तरह का होता है। जो ये अवरोध होता है ना किसी चालक में, इस अवरोध को कि इस चालक में इतना अवरोध हो रहा है, अलग अलग चालक में अलग अलग होता है, तो वो उस अवरोध को क्या नाम देते हैं? चालक का प्रतिरोध बोलते हैं स्टूडेंट। जैसे आपको पता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा कि जो सबसे अच्छा सुचालक होता है ना वो चांदी होता है। इसके बाद कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है, आयरन होता है, लोहा, ठीक है। तो जो सुचालक होता है ना सबसे अच्छा, वो चांदी होता है। इसका मतलब पता है क्या होता है? सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। इसका मतलब हो गया कि चांदी जो है ना, उसमें से जो विद्युत धारा वो आसानी से प्रवाहित हो जाती है। विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। इसका दूसरा मीनिंग ये हो गया कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से क्या कर सकते हैं? प्रवाहित हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सकते हैं। इसका मीनिंग ये हो गया कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं ना, उनका अवरोध सबसे कम हो रहा है। यानी कि चांदी जो चालक है ना, वो अपने अंदर सबसे कम अवरोध कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो हो रहे हैं तो कम अवरोध कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से भागे भागे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आसानी से भागे भागे जा रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर करंट जो है ना, विद्युत धारा है, वो आसानी से पास हो जाती है। और दूसरा इसका मतलब ये हो गया कि इस चालक का प्रतिरोध जो है ना वो सबसे कम है। और जिस चालक का प्रतिरोध जितना कम होगा उसमें से विद्युत धारा उतनी आसानी से बहेगी। और देखिए जो ओम्स लॉ है इसके अकॉर्डिंग भी देखिए V इज इक्वल टू क्या आया था? आर आई आया था। और जब आर को हम अकेला छोड़ देंगे देखिए, और ये जो आई है वो इसके मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला मिलता है। इस फॉर्मूले का मतलब ये होगा स्टूडेंट कि अगर आप आर, किसी चालक का आर जो है ना वो बढ़ जाएगा, इसका मतलब उसमें विद्युत धारा कम। यानी किसी चालक का प्रतिरोध ज़्यादा, उसमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी। किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो कम है तो विद्युत धारा उसमें ज़्यादा प्रवाहित होगी। ऐसे ही आपका सुचालक होता है, उसमें क्या होता है? सुचालक का जो प्रतिरोध होता है सबसे कम होता है। वो जो सुचालक होता है वो अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो रहे हैं, उनका अवरोध सबसे कम करता है, तो इलेक्ट्रॉन आराम से मस्ती से चलते हैं। यानी कि उसमें जो करंट होता है वो बड़ी ही आसानी से पास हो जाता है स्टूडेंट, इसलिए उसको सुचालक बोलते हैं। तो समझ में आ रहा ना कि चालक का प्रतिरोध क्या हो रहा है? इसको किस तरह से डिफाइन करोगे? लिखोगे कि किसी चालक का वह गुणधर्म, जो प्रतिरोध होता है ना वो क्या होता है? किसी चालक का, चालक मतलब तार का, वायर का,
वो गुणधर्म होता है जिससे क्या होता है, यह अपने अंदर प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा का अवरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है स्टूडेंट। बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है स्टूडेंट। किसी चालक का, ये जो चालक हो गया आपका, चाहे चांदी का है, चाहे एल्यूमिनियम का है, कॉपर का है, ठीक है, किसी चालक का वह गुणधर्म, ये चालक का गुणधर्म होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या करता है, चालक का गुणधर्म, इसलिए चालक करेगा, क्या करेगा, अपने अंदर जो प्रवाहित हो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, अपने अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसका क्या करेगा, अवरोध करेगा स्टूडेंट। और इसको क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अगर अवरोध ज़्यादा कर रहा है तो हम कहेंगे इस चालक का प्रतिरोध ज़्यादा है, अवरोध कम कर रहा है तो हम कहेंगे कि इस चालक का जो प्रतिरोध है वो कम है। जैसे चांदी सुचालक, यानी कि उसका प्रतिरोध सबसे कम है और उसमें विद्युत धारा आसानी से बहती है, आसानी से प्रवाहित होती है। आगे है ये आर, कैपिटल आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है स्टूडेंट। देखिए इसको बड़े आर से प्रदर्शित करते हैं, कहीं पे लिखा हो ना इस तरह से, आगे न्यूमेरिकल करेंगे उसमें आर का वैल्यू दिया हो इस तरह से, यानी कि ये प्रतिरोध दिया हुआ है, प्रतिरोध को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट। इसके बाद है ओम के नियम के अनुसार हमने किया था V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है स्टूडेंट। जैसे ये ओम का नियम है ना, अगर आपको पहले नहीं बताया था तो मुझे याद नहीं है, देखिए अगर पहले नहीं बताया था ना आपको कि V जो है ना समानुपाती होता है I के, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। इसके बाद आपको कभी ये नहीं करना है कि जो I है ना इस तरह से लिख के ये मत कर देना कि I जो है ना वो बराबर होता है RV के, इस तरह नहीं लिखना स्टूडेंट, फिर तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको क्या करना है, V इक्वल टू, V के आगे जो है इक्वल टू लगाना, फिर कांस्टेंट और फिर I का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो V होता है ना, V देखिए V का शेप कुछ ऐसा होता है, तो V अकेला किसके, 2 के बराबर होता है, ठीक है, V इक्वल टू IR होता है स्टूडेंट। तो ओम के नियम के अनुसार ये वैल्यू होता है। इसके बाद हमें चालक के प्रतिरोध के बारे में पढ़ रहे, तो ये जो चालक का प्रतिरोध है R, इसकी वैल्यू निकाल लो यहाँ से। कैसे निकालो, इस R को अकेला छोड़ दो, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो I को इधर ले आओ, डिवाइड में हो जाएगा I, तो R का फॉर्मूला आ गया V अपॉन में I। तो ये आ गया आपका प्रतिरोध का फॉर्मूला स्टूडेंट। प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, V बटे I। V क्या होता है, V होता है चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर, और I क्या होता है, चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा। इसके बाद बात करते स्टूडेंट चालक का SI मात्रक क्या होता है। जैसे अभी हमने बात किया, आपको बताया कि सभी जो चालक होते हैं ना अलग अलग, कोई एल्यूमिनियम का, कोई आयरन का, सभी चालक अलग अलग होते हैं ना, उन सब के अंदर जो प्रतिरोध होता है ना वो भी अलग अलग होता है। कोई चालक कम प्रतिरोध कर रहा है विद्युत धारा का, कोई ज़्यादा अवरोध कर रहा है, यानी कि किसी का प्रतिरोध कम है, किसी चालक का प्रतिरोध ज़्यादा है। तो ये मापने के लिए हमें एक SI मात्रक की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट। जैसे इससे पहले हमने किसको मापा था, जैसे चार्ज आवेश को मापने के लिए SI मात्रक कुलाम की जरूरत पड़ी थी, आवेश का SI मात्रक कुलाम होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। उसी तरह स्टूडेंट प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है ना वो ओम होता है, ओम। और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ये जो साइन है ओम का है। जैसे किसी चालक का प्रतिरोध 5 ओम है तो हम कैसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 5 और ये साइन लगा देना, इसका मतलब होता है ओम। इस तरह से पढ़ेंगे इसको, R यानी कि प्रतिरोध है किसी चालक का, बराबर कितना, 5 ओम यानी कि 5 ओम। इस तरह से स्टूडेंट सिंपली पढ़ेंगे हम। इसके बाद है आपसे एक अभी पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना वो तो या तो इस तरह से आपसे एक न्यूमेरिकल दे देगा कि V और I का वैल्यू दे देगा, आपको बताना है कि R का वैल्यू कितना होता है, या इनमें से किसी 2 क्वांटिटी की वैल्यू दे देगा, तीसरी आपको बताना है कि क्या होता है, निकालना है, ठीक है। या आपसे पूछेगा कि चालक का ऐसा ये जो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, आप बता दोगे कि ओम होता है। या आपसे पूछेगा कि चालक के SI मात्रक को परिभाषित करें। देखिए स्टूडेंट्स पहले भी मैंने बताया था, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, सिंपली चालक का प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। आपसे पूछे कि चालक जो प्रतिरोध के SI मात्रक को परिभाषित करे, किसी चीज़ को परिभाषित, किसी के SI मात्रक को परिभाषित करने का मतलब है कि वो 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, यानी कि 1 ओम प्रतिरोध की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो आप क्या लिखोगे, SI मात्रक को, अगर प्रतिरोध के SI मात्रक को परिभाषित करना हो तो आप लिख देना वैल्यू 1 ओम प्रतिरोध की। और 1 ओम प्रतिरोध कितना होता है स्टूडेंट, ये देखिए ये प्रतिरोध का फॉर्मूला हो गया। अब प्रतिरोध जो है ना वो 1 ओम कब आएगा, देखिए R इज इक्वल टू V बाय
आई होता है ना, तो आर जो है ना वो 1 ओम कब आएगा स्टूडेंट, जब जो वी का वैल्यू है वो 1 हो और जो आई है उसका वैल्यू 1 हो, यानी कि वी क्या है, विभवांतर, यानी कि ये 1 वोल्ट हो और आई क्या है, विद्युत धारा, और ये 1 एम्पियर हो। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ओम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो 1 ओम प्रतिरोध का आप किस तरह से डिफाइन करोगे, ये क्या होता है, जब किसी चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा चालक में से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। स्टूडेंट देखिए बिल्कुल सा सिंपल है, आपको बिल्कुल भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा सिंपल। इसमें से अगर 1 ओम का परिभाषा पूछे तो क्या करोगे, यहाँ 1 ओम कब होगा, जब ये जो विभवांतर है 1 वोल्ट हो जाएगा, आई जो विद्युत धारा है वो 1 एम्पियर हो जाएगी। यानी जब किसी चालक के दोनों सिरों का विभवांतर, विभवांतर क्या होता है, किसी चालक के 2 सिरों के बीच के विभव का अंतर, इसलिए बार बार हम ये लिखते हैं कि चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर। ठीक है, तो जब किसी चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा चालक में से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उस चालक का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम होगा। स्टूडेंट तो ये है 1 ओम की परिभाषा, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, यहाँ ये लिख रखा है नीचे। इसके बाद स्टूडेंट चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए स्टूडेंट अभी किसी चालक यानी चालक का जो प्रतिरोध है उसके बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं कि किसी चालक का, किसी तार का जो प्रतिरोध होता है ना उसको प्रभावित करने वाले कारक। उसको प्रभावित करने वाले कारक का मतलब है कि ऐसी चीज़ें जो क्या करती है, किसी चालक के प्रतिरोध को बढ़ा सकती है या चालक के प्रतिरोध को कम कर सकती है। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो कौन कौन से कारक ऐसे कारक है जो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहला होता है स्टूडेंट चालक की लंबाई। तो जो चालक की लंबाई होती है वो किस तरह से प्रतिरोध को प्रभावित कर सकती है। देखिए किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। देखिए बहुत ही सिंपल लाइन आपको बताई है। देखिए जो किसी चालक का प्रतिरोध होता है ना, लिख लिया प्रतिरोध R, वो समानुपाती होता है किसके, चालक की लंबाई के। ठीक है, देखिए इतना सा याद रख लीजिए, सारी लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को समझ के करोगे तो देखिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। स्टूडेंट किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है किसके, चालक की लंबाई के। अच्छा ये समानुपाती क्या होता है स्टूडेंट, समानुपाती का ऐसा याद रख लीजिए कि समानुपाती का मतलब होता है कोई चीज़ किसी चीज़ के समानुपाती हो ना, इसका मतलब उसका उस चीज़ के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब आप अगर चालक की लंबाई को बढ़ा दोगे ना तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, चालक की लंबाई को कम कर दोगे तो चालक का प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। स्टूडेंट इसको समानुपाती बोलते हैं। जैसे आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि अगर किसी चालक की लंबाई को 2 गुना कर दें तो चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको बता देना है कि चालक की लंबाई को अगर हम 2 गुना कर देंगे, 2L कर देंगे, यानी पहले L थी अब 2L कर देंगे, 2 गुना कर देंगे तो चालक का प्रतिरोध भी 2 गुना हो जाएगा। अगर पहले R था तो अब 2R हो जाएगा। स्टूडेंट बता सकते हो। इसके बाद पूछे कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध जो है ना 3 गुना, किसी चालक की लंबाई 3 गुना कर दें तो चालक का प्रतिरोध भी 3 गुना हो जाएगा। आपसे पूछे कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है किसी चालक की जो लंबाई है वो आधी कर दें तो चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चालक की लंबाई अगर L थी पहले तो L/2 कर दें तो प्रतिरोध अगर पहले R था तो अब क्या हो जाएगा R/2, यानी कि चालक की लंबाई को आधा कर देंगे तो चालक का प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। एक तो क्वेश्चन आएगा ऐसा। दूसरा इस तरह से पूछ सकता है कि किसी चालक का प्रतिरोध दिया होगा आपको कि किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो 10 ओम है और उस चालक की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो देख लीजिए स्टूडेंट, आपका जो लंबाई को कितना कर दिया जाता है 2 गुना, लंबाई को 2 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा 2 गुना। 2 गुना का मतलब पहले अगर 10 ओम था तो अब कितना हो जाएगा स्टूडेंट,
20 ओम हो जाएगा। आसानी से बता सकते हो, 3 गुना कर दें तो अब नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। ऐसे ही चालक का प्रतिरोध 10 ओम है, उस चालक की लंबाई को आधा कर दें तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा स्टूडेंट। अगर पहले 10 था तो नया कितना होगा, यानी कि लंबाई को आधा करेंगे प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा, तो 10 का आधा कितना होता है, 5 ओम। तो इस तरह से आसानी से बता सकते हो आप। इसके बाद है एक बात और है स्टूडेंट, अगर आप इनको याद रखने का ये तरीका है, अगर याद रख सकते हो तो ये भी आपको बता देते हैं कि क्या होता है। जो किसी चालक की जो लंबाई होती है ना, वो किसी चालक के प्रतिरोध को ना कम ज़्यादा कर सकती है। ऐसा किस लिए कर सकती है, देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास एक चालक है, चालक का मतलब एक तार है, एक वायर है, उसका लेंथ जो है ना वो L है, L लंबाई की है, और उसका प्रतिरोध दिया हुआ है R है। अगर हम लंबाई को 2 गुना कर देंगे, L से 2L कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, तो आपको पता है प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा स्टूडेंट। अगर चालक की लंबाई को आधा कर देंगे, L है, L का आधा L/2 कर देंगे, तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, देखिए आपके पास कोई चालक था, चालक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और चालक में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो प्रतिरोध होता है वो किसके कारण होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स चालक के अंदर चलते हैं, प्रवाहित होते हैं, यानी कि विद्युत धारा क्या होती है, जो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जो आवेश होता है ये प्रवाह होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होते हैं तो क्या होता है, या तो आपस में टकराते हैं, या चालक के अंदर जो अणु परमाणु है उनसे टकराते हैं, जिससे इनका जो प्रवाह है ना वो प्रवाह वो रुक जाता है, या अवरोध बन जाता है एक तरह से, तो जिसको हम चालक का प्रतिरोध नाम दे रहे थे। तो अगर ये L लंबाई का कोई चालक है, इसके अंदर अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो L लंबाई के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स में आपस में कोलिजन होगा, आपस में टकरावट होगी, वो R होगी। अगर हम लंबाई को 2 गुना कर देंगे, 2L कर देंगे, तो अगर इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन थे, मान रखें कि 4 थे, तो 2L वाले में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे। और अब 4 इलेक्ट्रॉन टकरा रहे थे तो प्रतिरोध R था, तो 8 टकराएंगे तो प्रतिरोध कितना होगा, 2 गुना हो जाएगा ना, उनसे दुगुना हो जाएगा, यानी कोलिजन के जो चांसेस है इलेक्ट्रॉन्स के आपस में टकराने के या एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के टकराने के, वो क्या हो जाएंगे, 2 गुणे हो जाएंगे। तो प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2 गुना हो जाएगा। या फिर चालक की लंबाई को अगर आधा कर देंगे, आधा करने का मतलब अगर L में 4 इलेक्ट्रॉन थे तो आधे में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर यहाँ 4 की वजह से R प्रतिरोध हो रहा था, तो अब इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिरोध क्या होगा, पहले से कम होगा, यानी पहले 4 के बीच में हो रहा था, अब सिर्फ 2 के बीच में होगा, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से आप इसको याद भी रख सकते हो। इसके बाद है नेक्स्ट, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, चालक मतलब तार, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब ये तार, इस वायर को इस तरह से आप देखोगे ना, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, चालक की मोटाई, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये किस तरह से इफेक्ट करता है, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए स्टूडेंट, इसने क्या बात कही है, बहुत ही सिंपल सी बात है। किसी चालक का प्रतिरोध मतलब ये R क्या है, उस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A उसके व्युत्क्रमानुपाती है स्टूडेंट। एक समानुपाती होता है, अब दूसरा यहाँ आया ये व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, यानी कि इसका इसके साथ जो है ना उल्टा कनेक्शन है। उल्टा कनेक्शन का मतलब, व्युत मतलब क्या होता है, विपरीत ना, तो इसका इसके साथ उल्टा कनेक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर आप बढ़ा दोगे ना, तो जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा स्टूडेंट। अगर किसी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है उसको अगर आप कम कर दोगे ना, तो जो प्रतिरोध है उस चालक का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती का मीनिंग यही होता है, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी, अगर ये घट रही है तो ये बढ़ेगी स्टूडेंट। तो ये होता है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इस तरह से आप याद रख सकते हो, इसकी व्युत्क्रमानुपाती होता है स्टूडेंट। इसमें आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा स्टूडेंट, आपसे ये पूछेगा कि अगर किसी
चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना, उसको अगर 2 गुना कर दिया जाएगा तो चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ना, उसको अगर 2 गुना कर देंगे ना, तो चालक का जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि R यानी कि प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके चालक का प्रतिरोध कितना, 2 गुना कर दिया। यहाँ इस तरह से करके देख सकते हो, 2 गुना करते यहाँ वैल्यू हाफ आ जाएगी, प्रतिरोध कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। इसके बाद किसी चालक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो उसका अगर 3 गुना बढ़ा देंगे ना चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, वो पहले का 1/3 हो जाएगा स्टूडेंट। यानी कि यहाँ क्या था, चालक का जो प्रतिरोध होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना अगर 3 हो जाएगा तो ये जो है ना प्रतिरोध आपका 1/3 हो जाएगा। इस तरह से करके देख सकते हो। या आपसे पूछ सकता है कि अगर अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ना, उसको अगर हाफ कर दें तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको हाफ रख के देख लो। यहाँ जैसे हाफ रखोगे ना एक ही जगह, तो ये वैल्यू जो है ऊपर चला जाएगा, 2/1 हो जाएगा। यानी 2/1 मतलब 2 हो जाएगा, यानी कि प्रतिरोध जो है ना वो डबल हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से ये बातें आप याद रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद थर्ड है स्टूडेंट चालक की प्रकृति। किसी चालक की जो प्रकृति होती है ना, वो उस चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। चालक की प्रकृति क्या होती है स्टूडेंट, चालक की प्रकृति का मतलब ये जो चालक है, आपका जो तार है ना, वो किस मटेरियल से मिलकर बना है। जैसे ये चांदी का है या कॉपर का है, एल्यूमिनियम का है, आयरन का है, ये इसकी प्रकृति हो जाती है। जैसे इसकी प्रकृति चेंज हो जाती है ना, इसका जो प्रतिरोध है वो भी क्या हो जाता है, बदल जाता है, प्रतिरोध भी चेंज हो जाता है। जैसे आपको पता है, आप मार्केट में अगर कूलर लेने जाते हो ना, तो आप कूलर में पूछते हो कि इसमें जो मोटर है वो कॉपर की मोटर है क्या। आप जो कॉपर की मोटर है उसको प्रेफरेंस देते हो, जबकि एल्यूमिनियम की मोटर वाला जो कूलर होता है उसको प्रेफरेंस नहीं देते। इसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि आपका जो कॉपर होता है ना, इसका प्रतिरोध कम होता है स्टूडेंट। और प्रतिरोध कम होने का मतलब हो गया कि ये जो चालक है इसका प्रतिरोध कम होता है। प्रतिरोध का मतलब इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना, उसका अवरोध कम होता है, यानी इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। और जिस चालक का प्रतिरोध ज़्यादा होता है उसमें क्या होता है, उसमें विद्युत धारा यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं उनका क्या होता है, अवरोध होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का अवरोध होने का मतलब होता है या तो वो आपस में टकरा रहे हैं या उनके अंदर जो एटम मॉलिक्यूल्स हैं उनसे टकरा रहे हैं। कहने का मतलब कोई भी चीज़ आपस में टकराती है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो अगर किसी चालक का प्रतिरोध ज़्यादा है ना, तो यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा टकरा रहे हैं। टकराने का मतलब वो तार जो है ना, आपका जो वायर है वो जल्दी ही गर्म हो जाएगा। और अगर आप कूलर की मोटर जो है इस तरह के वायर की लाओगे जिसका प्रतिरोध ज़्यादा है, तो वो जल्दी गर्म हो जाएगी। गर्म होने का मतलब वो आपका जो कूलर है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। और आप कभी नहीं चाहोगे कि आपका जो कूलर है वो इतना जल्दी ख़राब हो या फिर इस तरह से उसकी मोटर सड़ जाए। तो आप क्या करते हो, इस तरह के चालक का यूज करते हो जिनका प्रतिरोध कम होता है। तो स्टूडेंट, हर चालक की अगर प्रकृति बदल जाती है तो उसका प्रतिरोध भी कम ज़्यादा हो जाता है, चेंज हो जाता है स्टूडेंट। इसके बाद फोर्थ कारक है चालक का तापमान। स्टूडेंट, चालक का तापमान भी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करता है। कैसे करता है स्टूडेंट, जो अगर हम चालक के तापमान को बढ़ा देंगे ना, तो जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ जाएगा स्टूडेंट। और चालक के तापमान को अगर कम कर देंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा स्टूडेंट। इसलिए ओम का नियम था ना, ओम के नियम के अनुसार उसमें लास्ट में हमने लिखा था परंतु तापमान स्थिर रहना चाहिए। ये बात लिखी थी ना ओम के नियम में। ये किस लिए लिखा था, इसीलिए लिखा था अगर तापमान स्थिर नहीं रखेंगे ना, तापमान कम या ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम ज़्यादा होगा, और प्रतिरोध कम ज़्यादा होगा फिर तो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि देखिए ओम का नियम क्या था, V =
IR था। जैसे V को बढ़ाएंगे वैसे I बढ़ेगा। अगर हम क्या करते हैं, वहाँ तापमान स्थिर नहीं रखते ना, तापमान को बढ़ा देते तो R बढ़ जाता, प्रतिरोध बढ़ जाता, तो विद्युत धारा क्या हो जाती, कम हो जाती। और विद्युत धारा कम हो जाती तो ये नियम फेल हो जाता कि आप जब V को बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए लिखा जाता है ओम के नियम में लास्ट में कि तापमान जो है ना आपका स्थिर रहना चाहिए। तो ये आपका आ गया स्टूडेंट, इनके बीच में रिलेशन टेम्परेचर और इसके बीच में। ऐसा किस लिए होता है, इस तरह का भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं, आप अगर याद रख सकते हो तो। कोई भी चालक होता है, देखिए उस चालक के अंदर क्या होते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये रहे। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ना चालक का, तो टेम्परेचर किसी चीज़ का बढ़ा देते हो, जैसे आप पानी गर्म करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो पानी के अणु हैं, मॉलिक्यूल्स है, वो क्या करते हैं, इधर उधर मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं ना। तो ऐसा ही चालक के अंदर होता है। जैसे ही चालक गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो इसके चालक के अंदर जो अणु परमाणु है वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट। वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं यानी कंपन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं ना, कोई इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उनके टकराने की जो टेंडेंसी है ना, उनके कोलिजन की, वो बढ़ जाती है। अगर एक तो इलेक्ट्रॉन सीधा आराम से मस्ती से चलेंगे किसी चालक के अंदर, और एक उनके अंदर जो एटम मॉलिक्यूल है वो इस तरह से वाइब्रेट हो रहे हैं, कंपन हो रहे हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन्स को चलना पड़े तो दिक्कत होगी इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि आपस में टकराने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएगी स्टूडेंट। तो यानी कि चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये था चालक का तापमान का प्रभाव। इसके बाद में है फिफ्थ, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है स्टूडेंट, तो ये लास्ट ये भी कर लेते हैं। चालक का जो व्यास होता है ना, वो भी प्रभावित करता है चालक के प्रतिरोध को। किस तरह से करता है, देखिए किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए बहुत ही सिंपल बात कही है, इसने कहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के व्यास यानी कि डायामीटर के स्केयर के वर्ग यानी कि स्केयर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट। अगर हम d को क्या करेंगे, कम करेंगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और d की वैल्यू को अगर ज़्यादा करेंगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए ऐसा ही हो रहा है बिल्कुल। अगर आप d को क्या कर दोगे, d को अगर 2 गुना कर दोगे ना, डायमीटर को यानी कि व्यास को अगर 2 गुना बढ़ा दोगे तो प्रतिरोध है वो 1/4 हो जाएगा। यानी कि इसको बढ़ाएंगे तो ये कम होगा, और कितना कम होगा, 1/4 हो जाएगा पहले का 1/4 का मतलब अगर पहले 40 ओम था ना, तो 40 का 1/4 कितना होता है स्टूडेंट, 10, तो 10 ओम हो जाएगा। ठीक है, इस किस तरह से निकालते थे, इस तरह से निकाल के देख सकते हो। यानी कि d को अगर हमने क्या किया 2 गुना, तो d की जगह 2 लिख दीजिए, d का स्क्वायर करना होता है, कर दीजिए, कितना आता है 1/4, यानी कि r जो है वो पहले का 1/4 हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे कि अगर व्यास जो है ना वो आधा कर दें तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ d की जगह आप रख दीजिए, हाफ रख दीजिए वैल्यू आप। अगर यहाँ हाफ रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट आएगा, यानी 1/4 आएगा, और ये 4 ऊपर जाएगा, 4/1 यानी कि 4, यानी कि जो आपका प्रतिरोध है वो कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये जो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, एक तो डायरेक्ट पूछ लेता है, अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सारे कारक जो है लिख के बताने हैं, जितने भी आपको बताए हैं 5। या फिर इससे छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, जो जैसे अभी मैंने बताया इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि इसको कम कर दें तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन तभी आएंगे तब आपको ये सारे के सारे जब अभी समझाया है टॉपिक वो क्लियर होगा। इसके लिए आप क्या कीजिए स्टूडेंट, या तो जो अभी पढ़ा है ना साथ साथ जैसे करवा दिया, एक जितना भी आपको समझ में आ रहा है वो साथ साथ नोटबुक रखिए। अब पहले समझिए, सिर्फ लिखना नहीं है आपको, ऐसा नहीं करना है कि जो लिखे जा रहे हो बढ़िया से लिख सारा दिया, समझ में कुछ नहीं आया। पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट। लिखा हुआ आपको गाइड में मिल जाएगा, हर जगह आप लिखा हुआ तो कर सकते हो ना। तो आपको क्या करना है, पहले उसको अच्छे से समझना होता है। ठीक है, समझने के बाद आपको जितना, यानी कि मैंने बताया चालक की प्रकृति आपको यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे मैंने ये वाला स्टार्ट किया ना नेक्स्ट, तो ये जितना समझ में आ गया ना, आप इसको वीडियो को रोक के आराम से ये कॉपी में नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे नेक्स्ट 4th मैंने समझा दिया, इसके बाद आपको समझ में आ गया, जैसे मैं ये करवाने लगूँ तो आप 1 मिनट के लिए आप
जो है वीडियो को रोक सकते हैं और उसके बाद ये जो समझाया उसको लिख सकते हैं। इस तरह से कीजिए, या एक बार आप वीडियो को अच्छे से समझिए, समझने के बाद आप नोट्स बनाने के लिए दोबारा कॉपी लेके बैठिए और इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ताकि आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, समझ में आ रहा हो, तो वीडियोज़ को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल्स को, और शेयर कर देना स्टूडेंट्स वीडियोज़ को। थैंक यू।